नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो सच में किसी सपने जैसी लगती है। ये कहानी है एक पुराने जमाने के राजा और उनके कमाल के दरबार की। सोचिए जरा, क्या हो अगर एक राजा अपने जमाने के 9 सबसे बेहतरीन दिमागों को एक ही दरबार में इकट्ठा कर ले। मतलब कवि, वैज्ञानिक, विचारक सब एक साथ एक ही छत के नीचे काम कर रहे हों। सुनने में ये एक कमाल का व्हाट इफ सवाल लगता है ना? पर क्या हो अगर ये सिर्फ एक व्हाट इफ ना हो। एक पुरानी किताब है ज्योतिर्विदाभरण। उसके हिसाब से भारत के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने असल में ऐसा किया था। उन्होंने एक ड्रीम टीम बनाई थी और इन्हें कहा जाता था नवरत्न या 9 रत्न। ये वो 9 जबरदस्त विद्वान थे जो उनके दरबार की शान हुआ करते थे। तो चलिए मिलते हैं इस जबरदस्त टीम से। देखते हैं कि ये 9 रत्न आखिर थे कौन और क्या बात थी जो इन्हें इतना खास बनाती थी। ये लिस्ट देखिए, सच में कमाल की है। कवि और नाटककार से लेकर डॉक्टर और एस्ट्रोनॉमर तक, आर्किटेक्ट से लेकर भाषा के एक्सपर्ट्स तक, मतलब ज्ञान की हर फील्ड का यहाँ संगम था। ये सिर्फ एक राजा का दरबार नहीं था, ये तो अपने समय का सबसे बड़ा थिंक टैंक था, कह सकते हैं। अच्छा, इसे और आसानी से समझने के लिए इन 9 रत्नों को कुछ ग्रुप्स में बांट कर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाषा और साहित्य के उस्तादों की। इस ग्रुप को लीड कर रहे थे कालिदास, जिन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। कमाल की बात है कि उनकी लिखी चीजें आज भी लोगों को इंस्पायर करती हैं। उनके साथ थे हरि सेन, जिन्होंने राजा की जीतों को मशहूर इलाहाबाद पिलर पर लिखवाकर हमेशा के लिए अमर कर दिया। और फिर थे वेताल भट्ट, एक बेहतरीन कवि और कंपोजर। इन तीनों ने मिलकर अपने शब्दों से उस साम्राज्य के कल्चर को एक नई पहचान। लेकिन बात सिर्फ कला और साहित्य की नहीं थी। ये दरबार साइंस, मेडिसिन और मैथ्स का भी एक बहुत बड़ा हब था। तो चलिए अब इस ग्रुप के बारे में जानते हैं। इस ग्रुप में थे धन्वंतरी, एक महान डॉक्टर जिनके ज्ञान ने आयुर्वेद की नींव रखी। फिर थे वराहमिहिर, जो एक ब्रिलियंट खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। और शंकु, वो आर्किटेक्ट जिन्होंने शायद उस साम्राज्य की सबसे शानदार बिल्डिंग्स डिजाइन की थी। इससे पता चलता है कि दरबार में आर्ट्स और साइंस का कितना गजब का बैलेंस था। और आखिर में बात करते हैं उन विद्वानों की जिन्होंने ज्ञान की नींव पर काम किया, मतलब भाषा और लॉजिक के एक्सपर्ट्स। जैसे अमर सिंह, जिन्होंने संस्कृत की पहली डिक्शनरी अमरकोश लिखी। वररुचि ने आम लोगों की भाषा यानी प्राकृत की पहली ग्रामर तैयार की। और क्षपणक, वो एस्ट्रोलॉजी और ग्रामर दोनों के एक्सपर्ट थे। ये वो लोग थे जिन्होंने असल में कम्युनिकेशन को आसान बनाया और विचारों को एक सिस्टम दिया। तो नवरत्नों की ये कहानी एक कमाल की इंटेलेक्चुअल दुनिया दिखाती है ना? पर महल की दीवारों के बाहर जिंदगी कैसी थी, इसे समझने के लिए अब एक आउटसाइडर के नजरिए से देखते हैं। इनका नाम है फाहियान। ये एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के ही जमाने में भारत आए थे। और उनकी डायरी हमें उस दौर की एक ऐसी झलक देती है जो दरबार की कहानियों से बिल्कुल अलग है। फाहियान ने जो लिखा उससे एक बहुत ही प्रॉस्परस और वेल ऑर्गेनाइज्ड साम्राज्य की तस्वीर सामने आती है। वो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से काफ़ी इम्प्रेस थे और उन्होंने पाटलिपुत्र जैसे बड़े बड़े शहरों का जिक्र भी किया है। उनके हिसाब से तो ये वाकई एक गोल्डन एज था। लेकिन फाहियान की डायरी में एक और पहलू भी है जो थोड़ा गहरा और परेशान करने वाला है। उन्होंने उस समाज के सख्त नियमों पर भी ध्यान दिया था। उन्होंने काफ़ी चौंकाने वाली बात लिखी। बताया कि जो सबसे निचली जाति थी, जिन्हें चांडाल कहा जाता था, उन्हें शहर में घुसते वक्त लकड़ी का एक टुकड़ा बजाना पड़ता था। क्यों? एक तरह की वार्निंग, ताकि दूसरे लोग उनके पास आने से अपवित्र ना हो जाएं। ये उस जमाने के सामाजिक भेदभाव की एक बहुत ही डरावनी तस्वीर है। तो अब हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ है महान इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स और दूसरी तरफ हैं ये सख्त सामाजिक नियम। और यहीं से एक बड़ा सवाल, एक पैराडॉक्स खड़ा होता है। देखिए, एक तरफ तो एक ऐसा साम्राज्य है जहां नवरत्न जैसे जीनियस लोग ज्ञान की दुनिया में कमाल कर रहे हैं। ये टैलेंट और प्रोग्रेस का दौर है। और वहीं दूसरी तरफ यही साम्राज्य एक ऐसे सोशल सिस्टम पर चल रहा है जो इतना सख्त है कि अपनी ही आबादी के एक हिस्से को अछूत मानता है। तो सवाल ये उठता है कि हम इस दौर को कैसे याद रखें? क्या इसे इसके महान विद्वानों, मतलब कालिदास और वराहमिहिर के काम से याद किया जाना चाहिए, या फिर फाहियान जैसे मुसाफिरों ने जो समाज की सच्चाई बताई उससे? ये एक मुश्किल सवाल है ना? और इसका जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि हम इतिहास को देखते कैसे हैं।